नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपंजीकृत मदरसों के जांच चल रही है और ऐसे में जो है विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर शासन को भेज रहे हैं। वहीं इस दौरान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने राज्य में संचालित मदरसों को लेकर कहा कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और उनकी समुचित सुविधा के लिए प्रतिबद्ध भी है, लेकिन इसमें पारदर्शिता होनी आवश्यक है। और उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई मदरसा अपंजीकृत है तो उसकी सहायता के लिए मदरसा बोर्ड तत्पर है और हमारा उद्देश्य है कि मदरसा भी अच्छी सुविधाओं के साथ संचालित हो, साथ ही उसमें पारदर्शिता भी कायम रहे। कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक मानव प्रेमी हैं और निष्पक्ष एक नेता हैं हमारे, और पूरे प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वो निरंतर वो दौड़ते रहते हैं और अपने राज्य की जितनी जनता है उसके साथ निष्पक्ष तौर से वो काम कर रहे हैं। मदरसों के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ज़्यादातर गरीब घरों के बच्चे हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिले। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशों में हमने वहाँ एनसीईआरटी को लागू किया और बड़ी तादाद में बच्चे उसमें पास भी हुए। उधर कोटद्वार में निकाय चुनाव को लेकर बयानों की सरगर्मी तेज है और कांग्रेस ने पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के मेयर प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह रावत को अपना बागी प्रत्याशी बताया और महेंद्र पाल सिंह रावत ने कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन चाहे कितनी साजिश रच ले, लेकिन पूर्व सैनिकों पर जनता का विश्वास हमेशा बना रहेगा। और सैनिक ये देश की धरोहर होते हैं और हम देश के हैं। मेरे लिए दोनों दल एक मिथ्या मात्र हैं। मैं इसको मिथ्या मात्र समझता हूं। ये अभी आने वाले दिनों में मैं अपने पूर्व सैनिक भाइयों से, कोटद्वार की जनता मेरा मात्र शक्ति से कहना, तो आने वाले दिनों में ये और ज्यादा उग्र होंगे, ये और ज्यादा बाग युद्ध हमसे करेंगे। हमें इससे विचलित नहीं होना है। आपने अपने भाई महेंद्र पाल सिंह रावत, जिसका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, खाना नंबर 6 है। उधर दून अस्पताल में इन दिनों रजिस्ट्रेशन या बिलिंग काउंटर में भीड़ होने की समस्या एक आम मुद्दा बन चुकी है। बढ़ती भीड़ के कारण लोगों को जरूरी सेवाएं प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। इन काउंटरों पर भीड़ का होना न केवल मरीजों के लिए असुविधाजनक होता है, बल्कि कर्मचारियों के लिए भी कार्य में अव्यवस्था और दबाव का कारण बनता है। वहीं लोग अपनी बारी का जो है इंतजार करते हुए असहज महसूस करते हैं। इस समस्या को देखते हुए दून अस्पताल प्रबंधन ने फैसला लिया है। ऐसे में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि रजिस्ट्रेशन या बिलिंग काउंटर में भीड़ हो जाती है, तो ऐसे में मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए और बिलिंग के लिए कुछ नए काउंटर खोलने के लिए हम लोग कवायद कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 3rd फ्लोर में ओपीडी बिल्डिंग में इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे। हाँ, देखिए, इसमें देखा गया है कि बहुत ज़्यादा भीड़ कई बार हो जाती है, तो ऐसे में मरीजों की रजिस्ट्रेशन के लिए और बिलिंग के लिए कुछ नए काउंटर खोलने की हम लोग कवायद कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोग 3rd फ्लोर पर ओपीडी बिल्डिंग में कल या परसों से इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे कि उनको 3rd फ्लोर पर ही हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है, डिपार्टमेंट ऑफ टीबी चेस्ट है, तो यहाँ इन दोनों डिपार्टमेंट का जो ऊपर के 4th मंजिल के विभाग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन और बिलिंग 3rd फ्लोर पर शुरू कर देंगे। और बहुत ही जल्दी हम 1st या 2nd फ्लोर पर भी काउंटर इस तरह के बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। उधर जसपुर क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर एआरटीओ काशीपुर की नजर पड़ी और जिस पर एआरटीओ जितेंद्र चंद्र ने जसपुर भूतपुरी मार्ग पर चेकिंग की और इस दौरान जिन वाहनों का फिटनेस समय समाप्त हो गया उन पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि एआरटीओ ने 2 स्कूली वाहनों को सीज किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए एआरटीओ जितेंद्र चंद्र ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं।
कार्रवाई की जाती है। तो हम लोग को शिकायत मिली थी कि नादेही भूतपुरी रोड पे काफ़ी अवैध वाहन चल रहे हैं, तो उसी के क्रम में हमने कल और आज एक अभियान चलाया था, जिसमें हमें कुछ ऐसे टेम्पू में मिले हैं जिनके 10 साल से टैक्स टूटे हुए हैं। उनको हमने नादेही पुलिस चौकी में बंद किया है, अपनी चेक पोस्ट में भी बंद किया है। और कुछ यहाँ पे शिकायतें ये भी प्राप्त हुई कि स्कूल की बसें और स्कूल के जो वाहन हैं वो भी चल रहे थे गड़बड़। तो हमने आज हम लोगों ने 2 ऐसे वाहन आपने सीज़ किए हैं जिनके परमिट और फिटनेस उनके और टैक्स उनके पेंडिंग दिखा रहे थे। तो हम वाहन स्वामियों को और जो स्कूल मालिक हैं उनको भी आपकी तरफ से ये एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि क्योंकि बच्चे हम लोग का भविष्य हैं, तो जो ऐसे वाहन जो स्कूल के वाहन होते हैं उनका ठीक टाइम पे फिटनेस कराएं, टैक्स उनका समय पर दें, उनका परमिट ठीक कराएं और इंश्योरेंस ठीक रहे और बच्चों के लिए वो सुख सुविधा और सुरक्षित उनके लिए भी आने जाने का उनके लिए हो सके। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने देहरादून के आरटीओ दफ्तर में एक मिनी ट्रैफिक पार्क बनवाया है, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने और जागरूक करने के जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स और रिफ्लेक्टर साइन बोर्ड और चेतावनी बोर्ड, रोड ट्रैक, येलो लाइन, यू टर्न सहित ट्रैफिक रूल्स से जुड़ी सभी जानकारी दी जाएंगी। बता दें कि इस पार्क में सांप सीढ़ी के माध्यम से यातायात नियमों को बखूबी समझा गया है। देहरादून के आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने जानकारी दी है कि यह नया प्रयोग उन बच्चों के लिए है जो कभी अपना काम करवाने आरटीओ परिसर में आएंगे तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आरटीओ ऑफिस देहरादून के द्वारा एक नया अभियान चलाया गया है, एक अभिनव प्रयोग किया गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉलेजों के और जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे हैं, जो आगे भविष्य में गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी चला रहे हैं या कभी कोई काम करवाने आरटीओ ऑफिस में आएंगे, तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं, उनको 50 की संख्या में इनवाइट कर रहे हैं आरटीओ कार्यालय में। कार्यालय का भ्रमण करवाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कहाँ क्या काम होता है, किस पटल पे लाइसेंस बनता है, कहाँ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन होते हैं। उधर कोटद्वार पुलिस ने वाहन चोरी की एक बड़ी घटना का खुलासा करते हुए चोरी की 8 स्कूटियों के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आधा दर्जन लोगों ने अपनी स्कूटी चोरी होने की सूचना कोतवाली कोटद्वार में दर्ज कराई थी और जिस पर पुलिस ने काफ़ी छानबीन और सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद रिखणीखाल ब्लॉक के पापड़ी सेरा नौदानू निवासी मनीष बुड़ाकोटी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 8 स्कूटी बरामद की। आरोपी ने एक स्कूटी देहरादून से भी चोरी की है और शातिर चोर मनीष बुड़ाकोटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए व कार्रवाई करते हुए हमारी टीम्स के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जनपद में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि किसी गैंग के द्वारा दोपहिया वाहनों की चोरी की जा रही है, जिसमें हमारे द्वारा 7 मुकदमे पंजीकृत किए गए। द्वार में कुछ समय से खाली चल रहे पुलिस क्षेत्राधिकारियों के पद को अब भरा जाएगा। दरअसल शासन स्तर पर इंस्पेक्टरों की पदोन्नति के बाद सीओ बने 28 अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय में विभिन्न जिलों और विंग में तैनाती दे दी है, जिसके तहत जनपद पौड़ी में भी 3 नए सीओ ट्रांसफर किए गए हैं, जिन्हें जल्द कोटद्वार में तैनात किया जाएगा। अभी नए अधिकारी जो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से अभी सर्किल में अभी हमारे सर्किल खाली चल रहे थे, तो वहाँ पर आने से थोड़ा लोगों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा और कानून व्यवस्था तो बहुत मजबूत हो जाएगी उससे। उधर स्वामी विवेकानंद जयंती पर दिल्ली में आयोजित होने वाले 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने के लिए उत्तराखंड से 72 युवाओं का दल गुरुवार को रवाना हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बताएं कि राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में 12 जनवरी तक होना है और इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक और बौद्धिक आयोजन किए जाएंगे। इसमें देश के सभी प्रदेशों की टीमें शामिल हो रही हैं। इसमें शिरकत करने के लिए उत्तराखंड से 72 प्रतिभाशाली युवाओं की टीम दिल्ली गई है और युवा कल्याण
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस टीम में संगीत, लोक नृत्य, लेखन, डिबेट समेत अनेक विधाओं में पारंगत युवा शामिल हैं। मंत्री ने टीम को बेहतर प्रदर्शन करने और आयोजन में पहला स्थान करने की शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, 28वां युवा महोत्सव दिल्ली में मनाया जा रहा है और इसके लिए राज्य की तरफ से भी 72 हमारे युवा साथी, जिसमें हमारी बालिकाएं भी हैं, जिसमें हमारे बालक भी हैं, आज उनकी बस की रवानगी उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने हेतु, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाते हुए उसकी रवानगी दी है। बहुत शुभकामनाएं दी हैं। निश्चित रूप से हमारे ये युवा साथी कोई संगीत के क्षेत्र में है, कोई लोक नृत्य के क्षेत्र में है, कोई लेखन के क्षेत्र में है, कोई अन्य जो उनकी प्रतिभा है उसको वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर दिखाने के उसमें है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में दिए जाने का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। कांग्रेस बीजेपी एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में दिया जाना इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी अब सरकारी संस्थाओं को संभाल नहीं पा रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए जवाब दिया कि निजी हाथों में दिए जाने से किसी के भी कोई हित प्रभावित नहीं होते और जो सुविधा पहले मिलती थी वही भविष्य में भी मिलेगी, बल्कि उल्टा निजी संस्था सरकार को पैसा देगी। देखिए, कांग्रेस का काम केवल और केवल आरोप लगाना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कांग्रेस इस प्रदेश में 10 वर्षों तक सत्ता में रही। कांग्रेस के नेता बताएं कि उनका क्या योगदान रहा। जिला मुख्यालय तक में स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। आज हमने जो स्वास्थ्य सेवाएं जिला मुख्यालयों में उपलब्ध होती थी उनको ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। 100 से ज़्यादा 150 के करीब पैथोलॉजी जांचें मुफ्त हर अस्पताल में मिल रही हैं। डॉक्टरों की जो है नियुक्तियाँ हुई। सुप्रसिद्ध लोक गायक जगदीश बकरोला का नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया है। इसके बाद उत्तराखंड संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जनपद पौड़ी की असवाल्यस्यू पट्टी के बकरोली गांव के जगदीश बकरोला के निधन पर कई संगीत प्रेमियों तथा गायकों द्वारा अब भी अपना दुख व्यक्त किया गया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रेम बहुखंडी ने उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक जगदीश बकरोला के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। गायक जगदीश बकरोला के लोक साहित्य और लोक कला के क्षेत्र में दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे लोक संस्कृति के ध्वजवाहकों में अपूरणीय क्षति बताया है। बार उनके कार्यक्रम सुने, आँख सूरदास थे वो, उसके बावजूद उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत शांति। कल उनका देहांत हो गया है। इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए तो कोई आया नहीं है, सबने एक दिन जाना है। और सरकार को थोड़ा सा उनके सम्मान में सोचना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। उनके स्वास्थ्य मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों से ख़राब था, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि उनके परिवार के बारे में ज़रा बात करें, पता करें कि क्या स्थिति है उनकी, और अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन नमन करता हूं उस महान संगीतकार को। और अपने अश्रुपूर्ण संवेदनाओं के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के लोगों को कुंभ का न्योता दिया है, जिसके लिए उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु प्रयागराज जाएंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम ने कुंभ के लिए ऋषिकेश से कुंभ स्पेशल 49 सीटर बस को हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। ये कुंभ मेला स्पेशल लगाई गई है श्रद्धालुओं को देखते हुए। अगर मतलब नियमित जो प्रमुख स्नान तिथियां उनमें भी रेगुलर रहेगी जब तक कुंभ मेला है 26 फरवरी तक नियमित रूप से संचालित होगी। क्या टाइम टेबल रहेगा इसका? प्रातः यहाँ से 10 बजे ऋषिकेश से और 12 बजे हरिद्वार से और प्रयागराज में वापसी सुबह प्रातः 4 बजे। और फेयर क्या है? फेयर इसका ऋषिकेश से प्रयागराज का 1080 रुपये है। 781 किलोमीटर गाड़ी कवर करेगी एक तरफ। ये महाकुंभ है और इसमें संत समाज बड़ा उत्साहित है। पूरा संत समाज, विद्वत समाज और हमारा समस्त क्षेत्र का जो जनमानस है
और जो ऋषिकेश से प्रयागराज के लिए जो बस सेवाएं लगाई हैं, ट्रेन सेवाएं लगाई हैं, ये अधिक मात्रा में लगाई जाए। अधिक क्यों हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में किराए पर 25% की छूट देने की बात कही है और शीतकालीन यात्रा राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने में भी गेम चेंजर साबित होगी। नहीं है, बट हम लोगों ने अपने चारधाम रूट पर पड़ने वाले सभी टीआरएच को पूरे वहाँ पर समस्त कर्मचारी, पूर्व में ये होता था कि हम लोग उन कर्मचारियों को वापस बुला लेते, लेकिन अभी हमने सभी लोगों को वहाँ पर स्थित रखा हुआ है। और खाने में भी हम लोगों ने, जो हमारा कैंटीन्स हैं उसमें भी हम लोगों ने कर्मचारियों को डिप्यूट किया गया है, एक्स्ट्रा डिप्यूटेशन भी किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री वाले जो निर्देश दिए गए थे। खटीमा नगर पालिका में राज्य स्तरीय 15 सूत्रीय जो कार्यक्रम है क्रियान्वयन समिति के सदस्य और बीजेपी नेता तारिक मलिक ने नेतृत्व में मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से खटीमा नगर पालिका के मुस्लिम बाहुल्य गोटिया इस्लाम नगर के कई क्षेत्रों में बीजेपी के अधिकृत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी के पक्ष में लगातार प्रचार कर जनता से कमल के फूल पर वोट डालने की अपील की। हमारे द्वारा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जितने भी मुस्लिम भाजपा कार्यकर्ता थे उनके द्वारा उन सबको एकत्रित कर जनसंपर्क अभियान चलाया गया है, जिसमें समस्त मुस्लिम भाजपा कार्यकर्ता डोर टू डोर रामू जोशी जी जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, उनके लिए डोर टू डोर हम सभी लोगों ने, मुस्लिम भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार किया है और उनके लिए अधिक से अधिक मतदान की अपील की है। और जिस तरीके से निश्चित ही हमें ये पूर्ण विश्वास है पूरे खटीमा में निश्चित रूप से 23 तारीख को देखने को मिलेगा। हर उधर खटीमा में सिख धर्म के 10वें गुरु, सत्य और धर्म के रक्षक, साहस, करुणा और उदारता के प्रतीक गुरु गोविंद सिंह जयंती प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में खटीमा गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा खटीमा के मुख्य मार्गों पर विशाल जुलूस के साथ में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जहां क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर भारी संख्या में सिख समाज के लोगों ने शिरकत कर गुरुद्वारे में मत्था टेका। 25 तरीक को 25 दिसंबर को वो जरा हफ्ता से वो शहीद हफ्ता से सप्ताह से था। उसके बाद 25 तरीक को प्रभात फेरी जी हर घर च किराना जिन्हों का बुलाया गया पूरे शहर पर फेरियाँ ये आउंदियां रही। उस तो उपरंत 7 तरीक को श्री अखंड पाठ साहब। उधर देहरादून में कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 3 युवकों ने एक युवक की सरेआम बुरी तरह पिटाई कर दी। इसको लेकर देहरादून पुलिस ने उत्पात मचा रहे तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें 3 युवकों ने एक युवक को पीटा है, क्योंकि इसमें किसी ने शिकायत नहीं की थी। लेकिन वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों युवकों को उनके ऑटो के साथ में हिरासत में ले लिया गया। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया के माध्यम से भी ये सूचना आई कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 युवक युवक को पिटाई कर रहे हैं। और इस संदर्भ में वहाँ की सीसीटीवी फुटेज वगैरह सभी कुछ चेक किया गया और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से जो चीज़ें हमें पता चली उसमें पता चला कि एक ऑटो में 3 लोग जा रहे थे और जिसमें पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार ने उस पर टक्कर मार दी और उसके बाद जब वो उतरे तो उनकी वहाँ बहसबाजी हो गई और गाली गलौज होने के कारण उत्तेजित होकर जो 3 युवक थे उनके द्वारा एक युवक की जिसने टक्कर मारी थी उससे मारपीट हो गई। चूँकि वीडियो इस तरह से सार्वजनिक रूप से वायरल हो रहा था और इसमें कोई शिकायतकर्ता भी इसमें नहीं आया था। लेकिन उधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ ने एक वनकर्मी को अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि सामलदे पूर्वी जंगल में लकड़ी बीनते हुए बाघ ने वनकर्मी पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। प्रेम बिजरानी रेंज में संविदा में कार्यरत है और वो इन दिनों छुट्टी पर चल रहा था। घटना के समय वो अपने परिवार के साथ जंगल गया था। उधर गुस्साए ग्रामीणों ने सामलदे चौकी के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया। देखिए, ये साउलदे पूरब का रहने वाला प्रेम है जो सीटीआर में बिजरानी रेंज में संविदा कर्मचारी है। 5 दिन की छुट्टी लेकर ये अपने घर में आया था। अपने पिताजी की, इनके पिताजी की तबीयत खराब थी तो इनकी सेवा करने के लिए घर आए थे। आज ये अपनी पत्नी के साथ और एक छोटे बच्चे के साथ, 9 साल के बच्चे के साथ और एक गाँव की महिला के साथ लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर गए थे तो अचानक इन पर बाघ ने हमला कर दिया और उसके बाद बाघ ने इनको अपना निवाला बना लिया।
जिससे उसके बाद यहाँ पे सारे ग्रामीण इकट्ठे हुए, इनके 100 को यहाँ पर लाकर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।